आज है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर एंड एल्युमिनियम। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, कॉपर और एल्युमिनियम का। ठीक है, इसको वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले अक्रेंस, यानी इसमें कौन कौन से ओर होते हैं वो देखना हमने। ठीक है, तो ये ओर के नाम लिखे मैंने। पहला है ये बोरनाइट या पिकॉक वाला, फर्स्ट वन Cu5FeSO4। दूसरा इसमें कॉपर पायराइट्स, इसी को हम यूज करते, ध्यान रखना। हालांकि इसमें कॉपर की परसेंटेज कम है, 34.5% है कॉपर केवल। इसमें कॉपर पायराइट में CuFeS2, लेकिन फिर भी हम इसे ही यूज करते हैं एज अ चीफ ओर। ठीक है, मेन ओर में हम कॉपर पायराइट को ही यूज करते हैं, जबकि इसमें कॉपर की परसेंटेज केवल 34.5 है। जबकि कैल्कोसाइट या कॉपर ग्लांस है जो Cu2S, इसमें कॉपर की परसेंटेज होती है 67। एक है क्यूपराइट Cu2O, इसे रबी कॉपर भी कहते हैं, इसमें 88.87 है। मेलाकाइट होता है CO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस, इसमें कॉपर की परसेंटेज होती है 57.7। और है एज्यूराइट, ब्लू कलर का होता है, ये ग्रीन होता है, 2CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस। देखो इसमें क्या डिफरेंस है, इसके आगे 2 लिख दिया बस, ये एज्यूराइट हो गया ब्लू कलर का, और इसमें 2 नहीं है बस, ये ग्रीन कलर का है। तो यही केमिस्ट्री में होता है, इसीलिए इसमें फिक्स कोई रूल नहीं बनता है। देखो एक चेंज है थोड़ा सा, देखो बस फॉर्मूला देखो, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, बस इसके आगे मैंने 2 लिख दिया, तो इसका कलर हो गया ब्लू और इसे कहते हैं एजोराइट, और इसे इसका कलर है ग्रीन और इसे कहते हैं मिलाकाइट। तो ये होता है केमिस्ट्री में, इसीलिए क्या होता है, इसमें कोई चीज फिक्स नहीं होती। और ये कार्बोनेट ओर है, ध्यान रखना। आपको अभी ये दिख रहा है, हाइड्रोक्साइड भी दिख रहा है, कार्बोनेट भी दिख रहा है, लेकिन हम इसे कहते हैं कार्बोनेट ओर, क्योंकि ऑप्शनल में पूछ लेता है कि मेलाकाइट किस टाइप का ओर है, कार्बोनेट है, हाइड्रोक्साइड है, ऑक्साइड है, तो ये होगा आपका कार्बोनेट ओर। तो इसमें से फिर भी हम कॉपर पायराइट को क्यों चुनते हैं? देखो एक तो हम इसको बहुत लार्ज अमाउंट में यूज कर सकते हैं। आप अगर 1 kg करोगे तो कम आएगा ना, 34.5%, लेकिन ये इकोनॉमिकली बहुत अच्छा होता है, इजिली निकल जाता है। और एक क्विंटल की जगह पे आप कई सौ क्विंटल यूज करो, लार्ज क्वांटिटी में आप इसे यूज करोगे, तो उससे क्या होगा, ज्यादा अमाउंट ऑफ कॉपर निकलेगा उससे। ठीक है, तो इसीलिए हम कॉपर पायराइट को यूज करते हैं एज अ चीप ओर। अब पायराइट का फॉर्मूला क्या होगा, देखो CuFeS2, ध्यान रखना। अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे इससे, CuFeS2, इसे कहते हैं कॉपर पायराइट्स, ध्यान रखना, कॉपर पायराइट्स CuFeS2। अब यहां से हम एक्सट्रैक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला स्टेप हमारा खत्म हुआ, जिसमें हम मेन ओर को सिलेक्ट करते हैं। ओर हमारे पास बहुत सारे होते हैं, अब उसमें से मेन ओर हमने सिलेक्ट कर दिया। अब है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में क्या होगा, देखो फ्लो चार्ट में है, सबसे पहले हमने इम्प्योर कॉपर पायराइट लिया, कौन सा, CuFeS2। अब सबसे पहला स्टेप वही करना है, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। आपने कोई भी चीज मटेरियल लाओगे बड़ा होगा साइज में, आप उससे पहले क्रश करोगे, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ोगे, उसके बाद उसको पाउडर फॉर्म में ले आओगे, तो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, इससे पाउडर फॉर्म में चेंज हो जाएगा CuFeS2। अब देखो ये होता है सल्फाइड ओर, क्योंकि इसमें सल्फर है तो सल्फाइड ओर होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस यूज होगा क्योंकि वो सल्फाइड के लिए ही यूज होता है। अब ये बन गया आपके पास कंसंट्रेटेड CuFeS2। अब सल्फाइड है, तो सल्फाइड के लिए क्या यूज होता है, रोस्टिंग यूज होता है। ठीक है, ध्यान रखना, जब आप इसको मेटल ऑक्साइड में चेंज करोगे तो हम रोस्टिंग करेंगे, क्योंकि रोस्टिंग किसके लिए यूज होता है, सल्फाइड के लिए। ठीक है, बिकॉज ऑफ सल्फाइड ओर, यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, रोस्टिंग, तो ये रोस्टेड ओर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम आगे हैं और स्टेप में। अब इसके बाद क्या बचा है, देखो अब इसके बाद है रिडक्शन एंड प्यूरिफिकेशन।
तो अब रिडक्शन किससे करेंगे, देखो अब हम रिडक्शन करते हैं स्मेल्टिंग से। यहाँ पे जो रिडक्शन होगा उसके लिए हम स्मेल्टिंग यूज करेंगे ब्लास्ट फर्नेस में। तो ब्लास्ट फर्नेस में स्मेल्टिंग हो जाएगी। तो स्मेल्टिंग होने के बाद बनता है कॉपर मैटी। कॉपर मैटी का फॉर्मूला थोड़ा सा मिसिंग हो गया, यहाँ इसको चेंज कर देना। ये होता है Cu2S और FeO, इसका 98% और इसका 2%। ठीक है, इसे कहते हैं मैटी, कॉपर मैटी। इसको बेसिमराइजेशन प्रोसेस करते हैं या बेसिमर कन्वर्टर यूज करते हैं। यहाँ से जो चीज हमें मिलती है वो मिलती है ब्लिस्टर कॉपर। ठीक है, लगभग 90% होता है, ये 90% के आसपास होता है प्योर कॉपर हमें मिलता है। ब्लिस्टर कॉपर हम क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ से SO2 गैस निकलती है बाहर। ये मैं आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। सपोज ये आपके पास Cu2S है, देखो Cu2S है, और अगर आप ऑक्सीजन पास आउट कराओगे तो इससे क्या होगा, SO2 गैस निकलेगी और कॉपर अलग हो जाता है। तो यहाँ से जैसे ही कॉपर निकलता है, यहाँ पे क्या होता है, होल टाइप का आ जाता है, छल्ला टाइप का आ जाता है। ब्लिस्टर को छल्ला टाइप का कहते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके का कॉपर बन जाता है, इसीलिए उसे ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। ब्लिस्टर कॉपर ध्यान रखना। ब्लिस्टर कॉपर कब बनता है, जैसे आपने क्या किया, Cu2S में ऑक्सीजन के साथ हीटिंग करेंगे तो इसमें कॉपर बनेगा और SO2 गैस निकल जाती है। तो SO2 गैस, अब सोचो आप कोई भी चीज ये थी आपके पास, अगर कोई चीज निकली, यहाँ से गैस निकलेगी तो कुछ ना कुछ खाली जगह बचेगी, होल्स टाइप के बन जाएंगे, पाथवे। तो इस तरीके से इसको हम कहते हैं ब्लिस्टर कॉपर। तो इसको एक स्पेशल नाम दिया है, ब्लिस्टर कॉपर। अब यहां से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करते हैं। कॉपर की मैंने आपको बताया था रिफाइनिंग, आपको जो लास्ट मैंने इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या था वो कॉपर का एग्जांपल दिया था। ठीक है, इसमें इम्प्योरिटी देखो ये होती है AU एंड AG, इसे कहते हैं एनोड मड। एनोड मड होता है ये, जो इम्पोर्टेंट होता है, गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम एक्सेट्रा, तो इसे कहते हैं एनोड मड। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होती है और हमें क्या मिल जाएगा, लगभग प्योर कॉपर मिल जाएगा 99.99% या 100%। तो ये इसका हो गया फ्लो चार्ट, पहले क्या किया फिर बाद में क्या किया फिर बाद में क्या हुआ। इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, एक पूछेगा कॉपर मेट क्या हुआ, मेटी। ठीक है, इसमें ये है CuS प्लस FeS, और कई बार इसमें इम्प्योरिटी को भी वो इंक्लूड कर देता है। सिलिका की इम्प्योरिटी होती है यहाँ पे, इम्प्योरिटी। अब हम वन बाय वन डिस्कशन करते हैं इसे। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है आपसे, ब्लिस्टर कॉपर क्या है, या इलेक्ट्रो रिफाइन, कौन सी प्रोसेस यूज करेंगे हम रिफाइनिंग करने के लिए। ठीक है, और या फिर जो हम रिडक्शन करते हैं कौन से मेथड के थ्रू करते हैं, या कौन से फर्नेस उसमें यूज हो रहा है, तो ब्लास्ट फर्नेस। यही क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, क्योंकि हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है। पर मैं आपको ये सारी चीज बता देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा कि कौन सी चीज कहाँ पे यूज हो रही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम इसको वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। आते हैं रोस्टिंग से। ठीक है, रोस्टिंग में क्या हुआ देखो, रोस्टिंग का मतलब होता है सल्फाइड के लिए रोस्टिंग यूज करते हैं, हीटिंग करते हैं बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट में एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन से। तो जो पायराइट्स आपने लिया था इसको ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, पहले स्टेप में ये सल्फाइड बनता है, ये भी सल्फाइड बनता है, कॉपर सल्फाइड, ये फेरस सल्फाइड, और SO2 गैस निकलती है रोस्टिंग में। लेकिन आपको कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि रोस्टिंग का मतलब क्या होता है, मेटल ऑक्साइड में चेंज करना, और ये तो सल्फाइड में चेंज कर रहा है। देखो पहले स्टेप में क्या हुआ, जो आपने ये ओर लिया था, ओर को हम क्या करते हैं, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में रिएक्शन कराएंगे तो ये ऑक्साइड में चेंज होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे क्या होगा, पहले कॉपर का सल्फाइड बनेगा, आयरन का सल्फाइड बनेगा, और SO2 गैस बाहर निकलेगी पहले स्टेप में। फिर आपको दोबारा हीटिंग करनी पड़ेगी सेकेंड टाइम्स, ये हीटिंग है सेकेंड टाइम्स वाली, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो होगा क्या, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, अब ये क्या बना देगा, क्यूप्रस ऑक्साइड, और SO2 गैस रिलीज हो जाएगी। ऐसी FeS क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और ये बना देगा फेरस ऑक्साइड, और SO2 गैस रिलीज होगी।
ठीक है। तो अब यहाँ पे सेकंड स्टेप में हमारा काम हो गया, क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड और FeO मिल गया, ऑक्साइड फॉर्म में चेंज हो गया। तो इसका मतलब ये रोस्टिंग में काम कर दिया। जो रोस्टिंग का मतलब कोई भी सल्फाइड और होता है उसको कन्वर्ट करना मेटल ऑक्साइड में, दैट इज कॉल्ड रोस्टिंग। तो रोस्टिंग हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके। अब होता है स्मेल्टिंग या रिडक्शन। स्मेल्टिंग किसकी प्रेजेंस में होती है, जनरली कोक की प्रेजेंस में। तो ये ब्लास्ट फर्नेस जो हमने यूज किया था आयरन के साथ, वही यूज करना है। रोस्टेड ओर डालना है, कोक डालना है और सिलिका डालना है। सिलिका हमने क्यों यूज किया, कोई बता सकता है? सिलिका एज ए फ्लक्स है, हमने फ्लक्स को क्यों यूज किया यहाँ पे? देखो ये लिख दिया मैंने, इम्प्योरिटी को दूर करने के लिए। देखो ये कौन सी इम्प्योरिटी हो गई, FeO, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड का मतलब हो गया बेसिक इम्प्योरिटी। तो यहाँ पे बेसिक इम्प्योरिटी थी, तो बेसिक इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, एसिडिक फ्लक्स डाल दिया, सिलिका SiO2। अब ये दोनों मिलेंगे तो ध्यान रखना एसिडिक फ्लक्स है ये, और बेसिक इम्प्योरिटी है। तो मैंने आपको कहा था यही आपके कोर्स में आता है, क्योंकि यही रिपीटेड है आपके पास, बस FeO प्लस SiO2। तो ये बन जाएगा आपका Fe, ये बन गया FeSiO3, FeSiO3। तो इसका स्लैग बन गया, ये स्लैग आप बाहर निकाल लोगे। ठीक है। अब होता क्या है कि ये एक स्टेप मैंने इसको चेंज कर देना, आप यहाँ वाला, ये ठीक था कि जो Cu2S है ये किस में चेंज हो जाएगा, Cu2O में, और SO2। अगर कोई CO2S बच गया सपोज, तो वो फिर ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होके Cu2S में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है, ये जो Cu2S है ये फिर FeO के साथ कंबाइंड हो जाता है, क्योंकि 100% नहीं निकल पाता, यहाँ पे कुछ परसेंटेज बच जाता है। तो ये FeO के साथ कंबाइंड होके ये बन जाता है Fe2S और Fe। Fe ये क्या होगा, सॉरी यहाँ पे ये ऑक्साइड है, ये सल्फाइड है। ठीक है, एक मिनट है, इसे मैं हटा देता हूँ पूरा। इसमें होता क्या है देखो, कि इस केस में जो ये FeS बनाता, FeS ये किसके साथ रिएक्शन कर जाता है, इसके साथ, कॉपर ऑक्साइड के साथ। आपने पूरी मेहनत करके क्या बनाया, कॉपर ऑक्साइड बनाया। ये FeS इसके साथ कंबाइंड हो जाएगा और ये बना देता है Fe2S और FeO। तो ये फिर इंप्योरिटी आ गई आपके पास। और ये क्या बन गया आपके पास, Fe2S मतलब Cu2S। तो इन दोनों के मिक्सचर को हम कहते हैं यहाँ पे कॉपर मेटे, मेटी। ध्यान रखना ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपको, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है कई बार, और जब आप करोगे तो ये पूछा जाता है कि कॉपर मेटी क्या हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ इन दोनों का कॉम्बिनेशन, Cu2S और FeO का कॉम्बिनेशन, जिसमें जो Cu2S होता है लगभग 98% होता है, और FeO क्या होता है, लगभग 2% होता है। तो इसे कहते हैं कॉपर मेटी। तो ये बन जाता है फिर यहाँ पे। तो हम जहां से चले थे फिर हम वहीं पहुंच गए, ये सल्फाइड फॉर्म में आ गया। ठीक है। और हमने यहाँ तक सारा स्टेप खत्म कर दिया। अब हम इसको कैसे हटाएंगे, क्योंकि ये इजीली हटता नहीं है। आप शुरू से चलोगे, बाद में फिर आप यहीं पहुंच जाओगे दोबारा। ठीक है, शुरू से चलोगे फिर यहीं पहुंच जाओगे। तो फिर उन्होंने क्या किया, एक बेसिमर यूनिट को उन्होंने यूज किया, उसे कहते हैं बेसिमराइजेशन। और प्रोसेस होती है बेसिमराइजेशन और बेसिमर कन्वर्टर। देखो इसे हम आगे यूज करेंगे। इसमें ये है आपके पास, इसे चेंज कर देना थोड़ा सा। ये लिखा है मैंने, जो ये है Cu2S और FeO, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है 98% एंड 2%, इसे कहते हैं कॉपर मेटी। और कई बार इसमें SiO2 को भी वो इंक्लूड कर देता है, फ्लक्स को। लेकिन जनरली आपको यही मिलेगा, बस ये दो ही मिलेंगे। तो ये ध्यान रखना कि ये पूछ लेता है वो ऑप्शन में, कॉपर मेटी का फॉर्मूला बताओ। तो इसका फॉर्मूला याद रखना है Cu2S और FeO, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। परसेंटेज नहीं पूछता है, लेकिन आप नॉलेज के लिए याद रखो 98% एंड 2%। अब इसे हटाने के लिए क्या किया उन्होंने, एक
एपरेटस यूज किया, इसे कहते हैं बेसिमर कन्वर्टर। ठीक है, इसको यूज किया इन्होंने। इसमें ये रीजन मैंने बता दिया है कि ब्लिस्टर कॉपर क्यों बोलते हैं उसे। देखो इसका ये पहले, ये जो प्रोसेस होती है बेसिमर कन्वर्टर में यूज होती है, इसीलिए इस प्रोसेस को कहते हैं बेसिमराइजेशन। ठीक है, इसमें इसका मेन काम क्या है, कि जो कॉपर मेटी होता है उसे चेंज करना है ब्लिस्टर कॉपर में। ठीक है, इसका मेन काम यही है। और ब्लिस्टर का मतलब क्या होता है, देखो ब्लिस्टर मतलब छाला टाइप का होता है। जैसी SO2 गैस क्या होती है, रिलीज होती है कॉपर से, तो क्या होगा, SO2 बबल के फॉर्म में निकलेगी कॉपर से, तो उसमें एक बबल टाइप का या होल टाइप का आ जाता है। जब भी कोई गैस निकलेगी तो आप देखोगे होल टाइप का बन जाएगा, छाला टाइप का बन जाता है, तो इसीलिए उसे ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लिस्टर कॉपर, वो बोलेगा ब्लिस्टर कॉपर। तो जैसे आपने हीटिंग करी, देखो Cu2S था, ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होगा तो कॉपर बनेगा। तो इसे अब कॉपर नहीं कहेंगे, हम इसे क्या कहेंगे, ब्लिस्टर कॉपर। तो आप कहोगे इसे कॉपर क्यों नहीं कह रहे हम लोग, ब्लिस्टर कॉपर बनेगा, और जो भी SO2 गैस है वहां से रिलीज हो जाएगी। और कॉपर को नहीं कहेंगे हम, ध्यान रखना, अगर मैंने सिंपल कॉपर लाऊंगा तो उसे ब्लिस्टर कॉपर नहीं कहेंगे। ब्लिस्टर कॉपर कब कहेंगे, जब SO2 गैस वहां से रिलीज हुई कॉपर से, और उसकी जगह पे क्या आ गया, कुछ पोर्स टाइप के इस तरीके से आपको दिखने लग गए, छले टाइप के, उसे कहते हैं ब्लिस्टर कॉपर। जो जनरल कॉपर होगा उसे हम ब्लिस्टर नहीं कहेंगे, ये ध्यान रखना आप। तो ये टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं ये पूछे जाते हैं कि ब्लिस्टर कॉपर क्या है इसमें। तो ब्लिस्टर कॉपर क्या होगा, कि जो SO2 गैस होती है वो रिलीज होती है, जिससे क्या होता है, वो ब्लिस्टर टाइप का बन जाता है ना, पोर्स टाइप के बन जाते हैं कॉपर में, इसीलिए उसे ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं इसमें। अब ये है आपका, 1 सेकेंड, अब इसमें क्या होगा, देखो ब्लिस्टर कॉपर, जो कॉपर मिट आपने लिया था मिट्टी, और उसमें सिलिका होता है। सिलिका किसका काम करता है, फ्लक्स का, ध्यान रखना। वो क्वेश्चन पूछेगा कि जब हम कॉपर का एक्सट्रैक्शन करेंगे तो उसमें फ्लक्स कौन सा यूज होगा, उसमें इम्प्योरिटी कौन सी यूज होती है, ध्यान रखना। इम्प्योरिटी क्या थी, FeO, ये इम्प्योरिटी है FeO। और फ्लक्स क्या है, SiO2 फ्लक्स का काम करता है। ठीक है, और ये देखो ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर होती है, तो क्या होगा, स्मॉल पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, इसीलिए उसे ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन सी रिएक्शन होती है, पहली रिएक्शन क्या होगी, कि जो FeS था ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होके FeO बन जाएगा, और SO2 गैस रिलीज होगी। क्योंकि देखो 100% नहीं होता है, कुछ परसेंट पहले चेंज हुआ, कुछ परसेंट अब चेंज होगा। ठीक है, आप कहोगे पहले भी हमने लिखा था अब भी लिखा है, तो क्या होता है कि जो पहले हमने किया था उसमें 100% कन्वर्जन नहीं होता, 50% 60% कन्वर्जन हो जाता है, लेकिन कुछ परसेंटेज बच जाती है। तो जब हम इसको करते हैं यहाँ पे, तब ये यहाँ पे 100% कन्वर्जन हो जाता है, इसीलिए हम इसे यूज कर रहे हैं, नहीं तो हमें यूज करने का कोई फायदा नहीं है इसे। तो मैंने इसको इससे रिएक्शन कराई, तो ये बनेगा FeO, और SO2 गैस यहाँ से रिलीज हो गई। और फिर ये जो इम्प्योरिटी बनी, ये फ्लक्स के साथ रिएक्शन करेगी और स्लैग बना देगी। तो स्लैग क्या होता है, इजली फ्यूजेबल मटेरियल होता है, जो कब बनता है, व्हेन फ्लैक्स इज मिक्स्ड विद इम्प्योरिटी, तो जो चीज बनेगी वो स्लैग हो जाती है। ठीक है, पहली स्टेप ये हुआ। दूसरा स्टेप इसने क्या किया, जो Cu2S था ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होगा, तो Cu2O बनेगा और SO2 गैस बनेगी। फिर ये Cu2, इसमें ऑटो रिडक्शन होता है, यहाँ पे ऑटो रिडक्शन जो मैंने कॉपर के लिए ऑटो रिडक्शन बताया था आपको, वो इसमें होता है। उसमें कौन सा है, बेसिमराइजेशन प्रोसेस होती है। और जो एपरेटस यूज होता है बेसिमर कन्वर्टर। ठीक है, उसमें ये प्रोसेस हो रही है। तो ये Cu2O Cu2S के साथ कंबाइंड होगा, तो SO2 गैस निकलेगी बाहर, और ये जो कॉपर बनेगा इसे कहते हैं ब्लिस्टर कॉपर। लगभग 90 के आसपास होता है ये, 90 से 98 के बीच में परसेंटेज कॉपर की, इसे कहते हैं ब्लिस्टर कॉपर। ठीक है, अब इसके आगे का आप इतना समझ में आया आपको, इसमें कोई क्वेश्चन आपका।
ये है बेसिमर कन्वर्टर। तो बेसिमर कन्वर्टर में क्या होता है देखो, हॉट एयर यहां से आप पास करते जा रहे हो, हॉट एयर जो मैंने कहा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, फ्लक्स यहाँ पे, इसे सैंड कहते हैं, देखो सैंड या सिलिका, ये फ्लक्स का काम करता है। इसको यहां से डालोगे आप लोग, ठीक है, हॉट एयर और फ्लक्स आप यहाँ से डाल रहे हो, ये इसके थ्रू यहाँ से जा रही है, छोटे छोटे से पोर्स बने हैं जिससे एयर अंदर पहुंच जाएगी, ठीक है। और इसमें SiO2 की लाइनिंग होती है इसके चारों तरफ, इसके यहाँ पे भी SiO2 लगा देते हैं चारों तरफ को, ठीक है। और ये जो आपके पास मटेरियल आया था कॉपर मेटी, ये Cu2S और FeO है, सॉरी, इसको यहाँ पे आप रख दोगे कॉपर मेटी को, ठीक है, हीटिंग करना स्टार्ट कर दोगे आप। अब हीटिंग करने से मैंने जो आपको रिएक्शन बताई थी वो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, जो भी रिएक्शन अभी बताई थी बेसिमर कन्वर्टर में वो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो ऑक्सीजन हमने यहाँ से दिया, सिलिका यो सॉरी सिलिका यानी फ्लक्स हमने यहाँ से दिया। तो सिलिका का क्या रोल है, सिलिका किसके साथ रिएक्शन करेगा, FeO के साथ, इम्प्योरिटी के साथ, और स्लैग बना देगा। ऑक्सीजन का क्या काम है, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन करेगा इसमें, ठीक है। तो जितनी अभी रिएक्शन बताई थी वो सारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, Cu2S के साथ रिएक्शन करेगा तो ये Cu2O बनता है। फिर इसमें क्या होता है, ऑटो रिडक्शन हो जाता है, ये Cu2O और Cu2S यहाँ पे रिएक्शन करेंगे और आपके पास ये कॉपर बनेगा, SO2 गैस निकलेगी, इस केस में इसे कहेंगे ब्लिस्टर कॉपर। तो ये सारी रिएक्शन यही होगी अंदर, हीटिंग करते जाओ आप यहाँ से, हीटिंग करते जाओगे और ये प्रोसेस इसमें होती जाएगी, ठीक है। आपने इसको सिलिका को जो स्लैग है उसे रिमूव कर लेते हैं क्योंकि बेसिक इम्प्योरिटी होती है, ठीक है, और बाकी जो मटेरियल होता है उससे हम आगे यूज करते हैं। इतने समझ में आया आप लोगों को। तो ये है आपके पास जो यहाँ से कॉपर मिलता है हमें, वो कॉपर क्या होता है, उसे कहते हैं हम इम्प्योर कॉपर। और इम्प्योर कॉपर के बाद हम उसे क्या करेंगे, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करेंगे। ध्यान रखना कॉपर के लिए इलेक्ट्रो रिफाइनिंग यूज करते हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल में ही बताया था कॉपर का, और यहाँ से हमें मिल जाता है प्योर कॉपर। तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मैंने आपको बताया हुआ है पहले, इसलिए मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं है उसे। तो इम्प्योर कॉपर आपको यहाँ से जो मिलेगा वो मिलता है इम्प्योर कॉपर, यानी कि लगभग मैंने कहा था ना ब्लिस्टर, ब्लिस्टर मतलब 98 भी लिखा होता है, 90 से 98% के बीच में मान के चलो, यहाँ पे आपको कॉपर मिल जाता है, ठीक है। और इसके बाद आप 100% कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, उसे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करते हैं। तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करने के बाद वो 100% कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर में। तो ये आपकी प्रोसेस है कॉपर की। इसमें भी तभी मैंने कहा कि जब आप क्वेश्चन आंसर करोगे तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि मैंने कॉपर तो बताया आपको, लेकिन क्वेश्चन क्या आएगा, कॉपर मेटी क्या हुआ, उसका फॉर्मूला बताओ, तो वहां पे नहीं आएगा। ब्लिस्टर कॉपर क्या हुआ, ठीक है, यहाँ पे जब हम कॉपर की रिफाइनिंग करते हैं तो उसमें फ्लक्स कौन सा यूज करते हैं, वहां पे इम्प्योरिटी कौन सी यूज होती है, ऐसे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। इसीलिए ऑब्जेक्टिव टफ पड़ता है कई बार, लेकिन आपको टफ नहीं पूछा जाएगा, आसान से ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है। तो वो क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होता है, कॉपर है। यहाँ पे सिर्फ फर्क क्या है, देखो जो आप बुक पढ़ते हो उसमें सारी चीज एक साथ लिखी होती है, और जबकि हम क्या करते हैं जब उसको बताते हैं तो उसको अलग अलग करके बताते हैं कि इसमें फ्लक्स ये था, इसमें ये हुआ। आप बुक को उठा के देखोगे तो आपको केवल एक ये डायग्राम दिखेगा और एक आध रिएक्शन आपको दिखेगी फ्लक्स वाली और ऑटो वाली, बस उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है उसका कुछ पता नहीं चलता है। ये फर्क होता है बस, अगर आप बुक से करते हो तो उसमें आप देखो एक बार करके तो चीजें डिफरेंट हो जाती है, इन चीजों का ध्यान रखना है। तो ये कॉपर वाला आपका फिनिश हो गया। कॉपर में कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता है वो, कॉपर वाले में किसी को कोई डाउट है। अभी देखो कल से हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको वहां पे सारे क्वेश्चन दिख जाएंगे, जो जो मैं अभी बोल रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको कल जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, पहले शीट करनी है आपने, खुद सॉल्व करके मुझे भेजो पहले आंसर को, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये सारे क्वेश्चन उसमें इंक्लूड होंगे। तो बताओ एनी डाउट।
नो इतना जो सर। कॉपर वाला, हाँ उसमें कोई डाउट है? नो। ओके। अब देखो कल है जो, हम इसके बेस पे सारे क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो वहां पे जो भी डाउट मिसिंग होंगे वो और क्लियर हो जाते हैं क्वेश्चन आंसर से, क्योंकि क्वेश्चन आंसर आपको डेप्थ में ले जाते हैं, छोटी छोटी चीजें हमें क्वेश्चन आंसर से ही पता चलती है। अब देखो आता है एल्युमिनियम, ये लास्ट स्टेप है इस पूरी उसका चैप्टर का, और ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉपर इंपॉर्टेंट है, एल्युमिनियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एल्युमिनियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन लेवल हो या बोर्ड लेवल हो। अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैं कहूंगा इस चैप्टर में से, तो एल्युमिनियम से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसको सबसे ज्यादा याद करना आपने, एल्युमिनियम को। तो एल्युमिनियम के बारे में देखो क्या है, थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है। कौन? एल्युमिनियम। ठीक है, और मेटल की बात करेंगे तो नंबर 1 पे मोस्ट एबंडेंट मेटल। देखो दोनों की लैंग्वेज समझ लो, एक लिखा है एलिमेंट, एक लिखा है मेटल। मेटल की बात आएगी तो इसका नंबर 1 है, और अगर एलिमेंट की बात आएगी तो इसका नंबर 3 है। कई बार हम छोटी चीज को ध्यान नहीं देते। अब मैंने सपोज यही बताया, थर्ड नंबर पे एलिमेंट, आपने बुक में देखा कहीं पे उसमें लिखा होगा फर्स्ट नंबर पे एल्यूमिनियम। तो जो फर्स्ट नंबर पे होगा वो किसकी बात कर रहे हैं हम? मेटल की बात कर रहे हैं। और अगर हम कह रहे हैं थर्ड नंबर पे है तो हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, थर्ड नंबर है इसका एलिमेंट के रिस्पेक्ट में, और फर्स्ट नंबर है इसका मेटल के रिस्पेक्ट में। इसको हमने अब बता ही दिया था, इसका बॉक्साइड होता है जो, वो चीप ओर होता है। बॉक्साइड Al2O3.XS2 लिखा रहता है किसी बुक में, किसी में 2 लिखा रहता है। और यही देखो, कोरेंडम होता है Al2O3। अगर वाटर नहीं लगाया आपने तो कोरेंडम बन जाएगा, और वाटर लगा दिया तो वो बॉक्साइड बन जाएगा। हालांकि हम बॉक्साइड को भी कई बार Al2O3 से ही दिखाते हैं, लेकिन अगर आपने नाम लिख दिया बॉक्साइड तो हम समझ जाएंगे, अंडरस्टूड होता है कि इसमें ये चीज होगी। ठीक है, अब ये फेडेस्पार होता है Al Si3O6 है। क्ले सिलिकेट होता है Al2O3.2SiO2.2H2O। और ये क्रायोलाइट होता है 3NaFAlF3, या फिर आपको ये मेन इसमें दिखेगा Na3AlF6 में। दोनों एक ही नाम है, देखो इसको अलग अलग लिख दिया हमने बस। एलम होता है जिसको हम यूज करते हैं, पोटास एलम है ये, जो फिटकरी होती है जब कहीं पे कोई चीज कट जाती है तो इसको लगाते हैं ब्लीडिंग को रोकने के लिए। ये होता है K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O। एलम है, पोटास एलम कहते हैं इससे। डायस्पोर होता है Al2O3.H2O। देखो कितना बड़ा फर्क है इसमें और इसमें। जो बॉक्साइड है Al2O3.XS2 या 2H2O, और एक H2O हो गया तो दूसरा नाम हो गया है। इसीलिए क्या होता है, ये टफ पड़ता है थोड़ा सा, थोड़ी सी आपने मिस्टेक करी, पता चला कुछ और बन गया। जैसे मैंने अभी कहा आपको टेम्परेचर का फर्क होता है, कई बार आपने टेम्परेचर 20 डिग्री की जगह पे 30 दे दिया तो दूसरा कंपाउंड बन जाएगा। तो केमिस्ट्री में कई बार ऐसी चीजें होती है, कोई टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। इसके अलावा इसमें है, माइका है इसमें K2O3Al2O3.6SiO2.2H2। ठीक है, ये लगभग जो हमारे पास है ये 8% अर्थ क्रस्ट को बनाते हैं। अर्थ क्रस्ट का 8% है जो एल्युमिनियम या इसके ओर से ही बनता है। ठीक है, इसका जो मेन ओर होता है वो बॉक्साइड होता है। मेन हम यहाँ पे इससे ये पहुंचे बॉक्साइड पे बस, कि जो इसका मेन ओर है वो बॉक्साइड है, पहली चीज। अब हम इसके आगे बढ़ जाते हैं, फ्लो चार्ट में आगे हम लोग। फ्लो चार्ट में जो हमने पढ़ा था वही स्टेप को हमने वापस करना है। पहला, इम्प्योर बॉक्साइड होगा तो हम क्या करते हैं उसमें क्रशिंग और ग्राइंडिंग, ये सबके साथ है। देखो पहले हम उसे पाउडर फॉर्म में लाएंगे, नहीं तो ये प्रोसेस होगी नहीं। तो पहला स्टेप सबके साथ है। और बॉक्साइड के बाद हमने उसमें क्या किया था, लीचिंग की थी। आपको याद होगा, लीचिंग में हमने एल्युमिनियम को ही बताया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा और डीप में चलेंगे अब हम। ठीक है, कॉम्पिटेटिव से भी आपको ये स्टेट बोर्ड में नहीं मिलेगा, CBSE हो या ICSE हो, लेकिन कॉम्पिटेटिव में आ जाता है। ये 3 तरीके से मेथड होंगे। अब जो हमने पहले पढ़ा है उससे भी पढ़ेंगे, और 2 और मेथड भी हम उसके साथ पढ़ेंगे इसमें।
ठीक है। तो जो लीचिंग होती है वो तीन तरीके की होती है, बेसिस ऑफ इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी बदल जाओगे तो मेथड बदल जाएगा, ध्यान रखना। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें इम्प्योरिटी का पता होना चाहिए, किसमें कौन सी इम्प्योरिटी यूज होती है। तो ये देखो, इसमें दो जो बॉक्साइड होते हैं वो रेड बॉक्साइड होते हैं, यानी बॉक्साइड के भी दो टाइप हो गए। एक होता है रेड बॉक्साइड और एक होता है व्हाइट बॉक्साइड। रेड बॉक्साइड का मतलब उसका कलर रेड होता है, इसका कलर हो जाएगा रेड। और व्हाइट बॉक्साइड का मतलब इसका कलर होता है व्हाइट, इसीलिए इसे हम कहते हैं व्हाइट बॉक्साइड। अब देखो मेन है इम्प्योरिटी का। इसमें जो मेन इम्प्योरिटी होती है, जो हम बेयर्स का मेथड हमने यूज किया था, जो आपको मैंने बताया था वो बेयर्स मेथड था। इसमें मेन इम्प्योरिटी होती है आयरन की, FeO या Fe2O3 की। और अदर इम्प्योरिटी में आता है FeO2 और SiO2, ये अदर है। ठीक है, तो हम बेयर्स मेथड को यूज करेंगे अगर इम्प्योरिटी आयरन की है तो। दूसरा देखो, अगर इम्प्योरिटी आयरन की भी और सिलिका भी है मेन इम्प्योरिटी में, तो हम फिर हॉल मेथड को यूज करते हैं, हॉल मेथड। और अगर इम्प्योरिटी केवल सिलिका की है, SiO2, तो हम उसके लिए यूज करते हैं सरपैक मेथड, सरपैक मेथड। क्वेश्चन आसान आते हैं, अभी आप करोगे तो नीट लेवल में भी आसान क्वेश्चन है। तो इसमें हॉल मेथड है, सरपैक मेथड है और बेयर्स मेथड है, तीन मेथड हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो इम्प्योरिटी यहाँ पे है आपके पास, आयरन की इम्प्योरिटी होती है तो उसके लिए बेयर्स मेथड। अगर आयरन और सिलिका की इम्प्योरिटी होगी तो उसके लिए हॉल मेथड। और अगर सिलिका की इम्प्योरिटी होगी तो उसके लिए सरपैक मेथड यूज करते हैं हम लोग। अब देखो वन बाय वन हम तीनों मेथड को पढ़ेंगे फिर से। ये दोबारा पढ़ेंगे हम बेयर्स मेथड को है क्या, लेकिन इससे पहले देखो, इस लीचिंग के बाद क्या आता है? लीचिंग के बाद आएगा कैल्सिनेशन का। लीचिंग के बाद हम करते हैं कैल्सिनेशन को। कैल्सिनेशन हमने क्यों यूज किया यहाँ पे? ठीक है, कैल्सिनेशन को यहाँ पे हमने क्यों यूज किया, कोई बता सकता है मुझे इसमें? नो आंसर। इसके बाद हम रिडक्शन करते हैं, और रिडक्शन हम करते हैं इसमें देखो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं। यहाँ पे एल्युमिनियम के केस में इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करेंगे। हाँ, श्रुति ठीक है। तो ध्यान रखना इसमें, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कॉम्पिटिटिव में, और ऐसा आपको बोर्ड में भी पूछ सकता है CBSE में, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं। वो कहेगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन जो हम करते, रिडक्शन कर रहे हैं हम एल्युमिनियम में, तो कौन सी प्रोसेस है? तो ध्यान रखना, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस है ये नाम पूछ लेता है, कई बार पूछा हुआ है कॉम्पिटिटिव में, और बोर्ड में भी इसे पूछ लेगा। केवल नाम पूछता है बस, प्रोसेस नहीं पूछता। और फिर अगर वो पूछेगा कि रिफाइनिंग में, एल्युमिनियम की रिफाइनिंग में कौन सी प्रोसेस यूज होती है, तो ये होती है हूप्स प्रोसेस। इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है, ध्यान रखना, क्योंकि ये तीनों नाम दे देता है वो, चार नाम दे देता है, इसमें दो नाम जरूर होंगे। अगर रिडक्शन आएगा तो हॉल हेरोल्ड प्रोसेस होती है, और अगर रिफाइनिंग होगा तो उसमें आता है हूप्स प्रोसेस, ध्यान रखना। और ये फिर हमें मिलेगा प्योर एल्युमिनियम। तो इसमें ये छोटे छोटे नाम है जो आपको पूछ लेता है वो। तो आपकी बार तो ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे तो उसमें ऐसे नाम जरूर पूछे जाएंगे आप, क्योंकि इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। डीप नहीं पूछता वो, बड़े नाम तो कम से कम याद रखो। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में हॉल हेलॉर्ड्स प्रोसेस होती है, और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में हूप्स प्रोसेस होती है। अब इसको हम थोड़ा डिटेल से देखते हैं वन बाय वन। अब देखो बेयर्स मेथड, हम ये हमने पढ़ा भी था, अब हम इसको थोड़ी डिटेल में आ जाएंगे। पहला, बेयर्स मेथड में रेड बॉक्साइड यूज होता है क्योंकि इसका कलर रेड होता है। ठीक है, ये आपके काम का नहीं उतना। इम्प्योरिटी मेन इसमें आयरन की इम्प्योरिटी होती है Fe2O3, और अदर होती है जो TiO2 और SiO2, ये माइनर होती है। यहाँ पे हम रोस्टिंग को लेते हैं। ठीक है, अब इसके आगे इसमें क्या होता है कि जो FeO होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? Fe2O3 में। अच्छा, टाइम खत्म हो रहा है, रिज्वाइन करना है अपने सेम आईडी पे।